पाइथन डेवलपर्स की कई सारी स्ट्रगल्स में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है मेसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कोड का बार बार रिपीट होना और फ्रस्ट्रेटिंग इंपोर्ट एरर्स। और जब बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो मॉड्यूल्स और पैकेजेस के क्वेश्चंस वैसे ही काफी ट्रिकी हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने यही सब पॉइंट्स कवर करे हैं हिंदी में एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स के साथ। और मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि जब हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो पाइथन बिहाइंड द सीन क्या करता है, कैसे बिल्ट इन कस्टम और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स काम करते हैं, पैकेजेस का रियल पर्पस क्या है और उसमें ini.py की इंपॉर्टेंस क्या है, और फाइनली बेस्ट प्रैक्टिसेस सो दैट आप प्रोफेशनल, क्लीन और रीयूजेबल कोड लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, इस सेशन में मैं बात करूंगा मॉड्यूल्स और पैकेजेस की। तो इसमें सबसे पहले मैं कवर करूंगा मॉड्यूल्स, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन की मॉड्यूल क्या होते हैं, हम क्यों ये मॉड्यूल्स को बनाते हैं, और कितने तरह के मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और पाइथन में मैं मॉड्यूल्स के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा पैकेजेस के बारे में, और इसमें भी मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि ये पैकेजेस होते क्या हैं, अगेन इसका पर्पस क्या है, पैकेजेस का स्ट्रक्चर क्या है, और मैं पैकेजेस के साथ पाइथन में कैसे काम कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉड्यूल के साथ। पाइथन में जो कोड फाइल होती है उसे हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, और एक मॉड्यूल के अंदर मैं क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल्स डिफाइन कर सकता हूँ। और जो नाम मैंने पाइथन में कोड फाइल को दिया है वो मॉड्यूल का नाम भी वही होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप फाइल देख रहे हैं मॉड्यूल्स अंडरस्कोर पैकेजेस डॉट पाई, ये एक मॉड्यूल है। अब इसमें मैं जो भी कोड लिखूंगा वो इस मॉड्यूल का पार्ट होगा। अब इसका पर्पस क्या है? जब हमारे पास कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारी एप्लीकेशन एक ही फाइल में लिख डालूं। तो उस केस में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में, और ये जो मेरे लॉजिकल पार्ट्स होते हैं, हर लॉजिकल पार्ट के लिए पॉसिबली मैं एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल फाइल्स लिखता हूँ। तो सबसे पहला फायदा, ये कोड को मेरे को हेल्प करता है ब्रेक करने में छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में। और जब कोड मेरे लिए इजीली मैनेजेबल होता है तो मैं उसको आसानी से मेंटेन भी कर सकता हूँ। और तीसरी बात, जब मैं मॉड्यूल्स लिखता हूँ तो ये मॉड्यूल्स मेरे को हेल्प करते हैं जो भी मैंने फंक्शंस या क्लासेस, वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं मॉड्यूल्स के अंदर, उनके स्कोप को डिफाइन करने में। अब अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूं तो मेरे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ये मेरे को पाइथन के स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ मिलते हैं। अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स दूं तो वो हैं ओएस, रैंडम, मैथ, SYS एक्सेट्रा। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के कोड को ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल बनाने के लिए। नाउ अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा स्कोपिंग से रिलेटेड। अगर आपको स्कोपिंग के बारे में काफी डिटेल में जानना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरा फंक्शंस वाला सेशन चेक कीजिए, जिसमें जिसमें मैंने चारों स्कोप्स के बारे में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करी है। नाउ कमिंग बैक, जब मैं कोई स्क्रिप्ट या पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करता हूं तो वो ग्लोबल नेम स्पेस में एग्जीक्यूट होती है। तो बेसिकली जो पाइथन फाइल है वो एक मॉड्यूल भी है, और मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं एक पाइथन फाइल के अंदर दूसरी पाइथन की फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। मीन्स मेरे पास जो मेन फाइल जो एग्जीक्यूट हो रही है, जिस जो ग्लोबल नेम स्पेस में है, उसके अंदर जब मैं अलग अलग पाइथन फाइल्स या मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करता हूं तो उस मॉड्यूल के लेवल पे भी स्कोप क्रिएट होता है, उस मॉड्यूल के लेवल पे नेम स्पेसेस भी बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो किस तरह से ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स मेरे एग्जिस्टिंग नेम स्पेस को या मेरे एग्जिस्टिंग ग्लोबल स्पेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें यूज करनी चाहिए जब भी हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करें। तो चलिए अब मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के और उनका इम्पैक्ट मेरे ग्लोबल नेम स्पेस पे। तो अब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि जब मैं कोई पाइथन की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता हूं तो उसका ग्लोबल नेम स्पेस कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट 1.py फाइल बनाई है जिसमें मैंने दो फंक्शंस डिफाइन करे जिनमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और इसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है जहाँ पे मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या है। और यहाँ पे जो इफ कंडीशन है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि
क्या उस वेरिएबल का वैल्यू जो नाम है उसका वैल्यू मेन है या नहीं। अगर है तो इस फंक्शन को कॉल करो और उसके बाद जो मेरा dir फंक्शन है उसकी वैल्यूज को प्रिंट करो। बाय द वे जो dir फंक्शन है ये मेरे को जितने भी नेम्स है करंट नेम स्पेस में ना, इस केस में मेरा ये ग्लोबल नेम स्पेस है, उसके सारे मेरे को ये नाम डिस्प्ले कराता है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसका जो पहला आउटपुट है नेम इक्वल्स इक्वल्स मेन, वो है ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो कि मुझे बता रहा है कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में मेन ही है। नाउ क्योंकि ये इफ कंडीशन ट्रू हुई है तो ये जो फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुआ इसने मुझे ये वाला लाइन प्रिंट करके दिया। और ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मुझे दिखा रहा है कौन कौन से नेम्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और जितने भी ये नेम्स मेरे अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं ये सारे पाइथन मेरे को बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। और आखिरी में जो मैंने ये दो फंक्शंस डिफाइन करे हैं ये उनके नाम। अब इसी तरह से मैंने एक और स्क्रिप्ट डिफाइन करी है स्क्रिप्ट 2 ना। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो स्क्रिप्ट 2 और स्क्रिप्ट 1 के कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रिप्ट 1 का sc1 के नाम से फंक्शन शुरू है और स्क्रिप्ट 2 में sc2 से शुरू है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं स्क्रिप्ट 2 को स्क्रिप्ट 1 में इंपोर्ट करूंगा और उससे पहले मैं एक छोटा सा चेंज और करूंगा कोड के अंदर। ये चेंजेस मैंने इसलिए किए टू इंडिकेट कि किस स्क्रिप्ट का प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट 2 को इंपोर्ट किया है। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो अब हम इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ इफ यू सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट स्क्रिप्ट 2 किया तो उसने मुझे सबसे पहले ये स्क्रिप्ट 2 का नेम का जो वैल्यू है वो दिखाया, वो है स्क्रिप्ट 2। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आया है स्क्रिप्ट 2 के इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट से। इसके बाद ये आया है स्टेटमेंट स्क्रिप्ट 2.py is being imported in other module। उसके बाद जब ये इफ कंडीशन चेक हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। और उसके बाद मेरा स्क्रिप्ट 1 का जो कोड है प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला ये एग्जीक्यूट हुआ और उसने मुझे ये आउटपुट दिया। सो यहाँ तक मैं आपको एक बताऊंगा कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट इंपोर्ट करता हूँ तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है और इस एग्जीक्यूशन के बाद जो भी उसके फंक्शंस हैं, जो क्लासेस हैं, वो उसको अपनी मेमोरी में रख लेता है। रिमेंबर, मैं जब भी कोई फंक्शन या क्लास डिफाइन करता हूँ पाइथन में वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस स्क्रिप्ट को पाइथन एग्जीक्यूट करके इन डेफिनेशंस को अपने पास स्टोर कर लेता है ना। दूसरा पॉइंट, हर मॉड्यूल फाइल के साथ ना, हमारे केस में स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट 2 दोनों एक एक मॉड्यूल फाइल्स हैं। सो हर मॉड्यूल फाइल के साथ एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल एसोसिएटेड होता है। पाइथन इसको मेंटेन करता है। और अगर मैंने स्क्रिप्ट 1 को एज अ मेन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है तो उस केस में ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू जो है उसको मेन कर देगा। और अगर मैंने किसी स्क्रिप्ट को इंपोर्ट किया है इन दिस के स्क्रिप्ट 2, तो स्क्रिप्ट 2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम जो वेरिएबल है उसको नाम देगा जो पाइथन की जो मॉड्यूल फाइल है उसका। सो इस तरह से पाइथन आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मेरा मॉड्यूल जो है वो मेन मॉड्यूल की तरह रन हो रहा है और कौन से मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो रहे हैं। अब आगे आए आउटपुट पे, तो मेरा जो स्क्रिप्ट 1.py इज रनिंग एज मेन फाइल वो आउटपुट इस फंक्शन से आया है। और ये वाला जो मैंने फंक्शन कॉल किया इसकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इस केस में जितने भी मेरे अंडरस्कोर वाले हैं मैंने बताया आपको कि ये सारे पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे मेरे को ये दो फंक्शंस जो मैंने इसी मॉड्यूल में डिफाइन करे थे और स्क्रिप्ट 2 मॉड्यूल जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो भी मेरे नेम स्पेस में अवेलेबल है। सो इसका मतलब अगर मेरे पास स्क्रिप्ट 2 यहाँ पे अवेलेबल है तो स्क्रिप्ट 2 के अंदर जो भी मेरे फंक्शंस डिफाइंड हैं जैसे sc2 फंक 1 और फंक 2 वो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बट नॉट डायरेक्टली जैसे मैंने ये यूज करे हैं। और मैं इनको यूज कर सकता हूँ डॉट नोटेशन के साथ, मतलब मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट 2 डॉट sc2 फंक 1 तो मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर सकता समथिंग लाइक दिस स्क्रिप्ट 2 डॉट स्क्रिप्ट 2 फंक्शन। तो अब मैं स्क्रिप्ट 2 के फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ।
तो ये है पहला तरीका किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, और ये सबसे सेफ तरीका है मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंपोर्टिंग मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो ग्लोबल नेम स्पेस है या कोई दूसरा मॉड्यूल है, उसके नेम स्पेस को करप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लोबल नेम स्पेस में एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ और दोनों नेम स्पेसेस में मेरे पास एक लिस्ट है सेम नाम से, तो इंपोर्ट करने के बाद उन दोनों लिस्ट्स के नाम का कोई भी क्लैश नहीं होगा, क्योंकि जो लिस्ट मॉड्यूल में है, मुझे अगर उसको रेफर करना है तो मैं उसको डॉट नोटेशन के साथ रेफर करूंगा। मैं इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूँ ना। इस एग्जाम्पल में मैंने स्क्रिप्ट 1 के अंदर एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट के नाम से, जिसमें वैल्यूज डाली हैं 1, 2 और 3, और स्क्रिप्ट 2 के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई है जिसमें वैल्यूज हैं 11, 12 और 13। दोनों लिस्ट्स का जो नाम है वो सेम है। नाउ जब मैं स्क्रिप्ट 2 को स्क्रिप्ट 1 में इंपोर्ट कर रहा हूँ और अगर मुझे इन दोनों लिस्ट्स को रेफर करना है, तो मैं इस तरीके से रेफर करूंगा। जो माई लिस्ट है वो इस लिस्ट के लिए है, और स्क्रिप्ट 2 डॉट माई लिस्ट जो है वो, जो मैंने स्क्रिप्ट 2 में लिस्ट रेफर करी है, इसके लिए है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास दो नामों का सेम वेरिएबल या सेम फंक्शन है, तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेरी इंपोर्टेड मॉड्यूल है उसका अपना अलग नेम स्पेस है जो कि इस ग्लोबल नेम स्पेस में एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यू कैन सी यहाँ पे इसने मेरे को दोनों लिस्ट का आउटपुट दिखाया है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे स्टाइल के बारे में, और वो मैं इस तरीके से यूज करता हूँ। तो वहां पे मेरा जो स्टेटमेंट आएगा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, मतलब जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स कुड बी फंक्शन, क्लास और वेरिएबल, मैं उनको इंडिविजुअली इंपोर्ट कर रहा हूँ। नाउ जब मैं ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट ग्लोबल मॉड्यूल में एग्जीक्यूट करी है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है मेरे ग्लोबल नेम स्पेस का पार्ट होंगे। विच मीन्स अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए ये मैंने इंपोर्ट ग्लोबल नेम स्पेस में किया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, और उस केस में अगर मैं स्क्रिप्ट 1 के अंदर स्क्रिप्ट 2 का माई लिस्ट इंपोर्ट करूंगा, तो उस केस में दोनों नेम्स में क्लैश होगा, और जो लिस्ट बाद में एग्जिस्ट कर रही है वही प्रिवेल करेगी, और जो पहले वाली है मैं उसको रेफर नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट चेंज करता हूँ ना। इस स्टेटमेंट में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट किया, माई लिस्ट और sc2 func1 को, और मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लिए स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। अब जब मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इस ग्लोबल नेम स्पेस में। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास माई लिस्ट है, sc1 func, sc1 func2 एंड sc2 func1 है। मेरे पास यहाँ पे माई लिस्ट जो है वो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रही है। अब क्योंकि मैंने ये माई लिस्ट यहाँ पे फिर से दोबारा से डिफाइन करी है, तो जो माई लिस्ट मैंने यहाँ इंपोर्ट करी है जिसकी वैल्यूज 11, 12 और 13 है, ये मेरे को विजिबल नहीं होगी। इसीलिए मेरे को जो आउटपुट आया है यहाँ पे वो 1, 2 और 3 का आया है। अगर मैं ये माई लिस्ट को इस इंपोर्ट स्टेटमेंट से ऊपर लिखता हूँ, तो उस केस में मेरे को माई लिस्ट में 11, 12 और 13 मिलेंगे। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ ना। जब मैंने यहाँ पे माई लिस्ट को लिखा और उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया, तो अब ये जो माई लिस्ट है मेरे पास स्क्रिप्ट 2 का आ गया है। सो इस तरह से मेरे पास जो वेरिएबल्स या फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स है उनके नामों का करप्शन होने का चांस होता है जब मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करता हूँ। और हमें ये अप्रोच तब यूज करनी चाहिए जब हमें पूरी तरह श्योरिटी हो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मेरा जो प्रेजेंट नेम स्पेस है उसमें किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ओवरराइड नहीं कर रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा स्टाइल इंपोर्ट का ना। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पहले वाले की तरह ही है, बट ये थोड़ा सा और भी डेंजरस है। स्टार का मतलब ये है कि इस मॉड्यूल में मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मुझे वो सारे ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने हैं प्रेजेंट नेम स्पेस में। और ये सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा पोटेंशियल है किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करने का, अगर हमको नहीं पता है कि इस स्टार स्टेटमेंट में कौन कौन से मेरे ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ ना। इस केस में मैंने यहाँ पे फ्रॉम स्टेटमेंट के बाद इंपोर्ट स्टार किया है।
ना अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस केस में यू विल सी मेरे को स्क्रिप्ट 2 के दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं, स्क्रिप्ट 1 के भी दोनों फंक्शंस क्योंकि वो इसी ग्लू नेम स्पेस का पार्ट अवेलेबल है, और मेरे पास एक माई लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास 2 माई लिस्ट अवेलेबल नहीं होंगे और इसकी जो वैल्यू है वो 11, 12 और 13 है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट ने जो माई लिस्ट इंपोर्ट करी है ये बाद में इंपोर्ट हुई है और ये पहले मेंशन करी है ना। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट में मेरे पास एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। मान लीजिए अगर स्क्रिप्ट 2 के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है जो अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नाउ इस केस में जब मैं स्क्रिप्ट 1 के अंदर स्क्रिप्ट 2 को इंपोर्ट करूंगा तो मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है ये मेरे को स्क्रिप्ट 1 के नेम स्पेस में विजिबल नहीं होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड इफ आई गो ऑन द राइट साइड तो यहाँ पे मेरे को स्क्रिप्ट 2 के फंक्शंस अवेलेबल है, माई लिस्ट अवेलेबल है, पर टेस्ट अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। जस्ट टू बी श्योर अब मैं इसको अंडरस्कोर हटाता हूँ सेव करके। अब जब मैं दोबारा इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को टेस्ट दिखा रहा है। सो एक्सेप्शन इज अगर कोई वेरिएबल है जो अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है ये इंपोर्ट नहीं होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जब भी हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार जो स्टेटमेंट है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा एग्जिस्टिंग नेम स्पेस है जिस भी नेम स्पेस में मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ये उसको क्लटर करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को भी बढ़ाता है। दूसरा, जब भी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये हमारे पास फाइल्स के टॉप पे ही होनी चाहिए। ये हमको पूरी क्लैरिटी देता है कि हम कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इंपोर्ट करने के लिए तो उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो हमको पाइथन प्रोवाइड करता है उसको यूज करें, फिर उसके बाद कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज हैं हम उनको इंपोर्ट करें, और फाइनली जो हमने अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए हैं उनको इंपोर्ट करें। तो चलिए अब बात करते हैं पैकेजेस के बारे में ना। एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास एक से ज्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं और अगर मुझे इन मॉड्यूल्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, एक स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखना है, तो उस केस में मैं पैकेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। सो ये जो पैकेजेस हैं ये एक्चुअली में एक फोल्डर है हमारी मशीन पे और इस फोल्डर के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं अपने मॉड्यूल्स। और ये भी पॉसिबल है कि इस फोल्डर के अंदर मैं और भी सब फोल्डर्स बना के उनके अंदर भी मैं मॉड्यूल फाइल्स या मॉड्यूल्स स्टोर कर सकता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे एक हेल्प और भी करता है। हर लेवल पे इसका अपना खुद का एक नेम स्पेस भी होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ही मॉड्यूल की 2 फाइल्स हैं पर अगर वो अलग अलग फोल्डर्स में हैं तो वो भी कोएग्जिस्ट कर सकती है ना। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को या मॉड्यूल को रेफर करना है तो मैं उसको डॉट नोटेशन के थ्रू रेफर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो एज्यूम कीजिए ये जो मेरे पास पैकेज फोल्डर है ये एक्चुअली में एक फोल्डर है मेरी मशीन पे, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास है एक और फोल्डर जिसको मैंने नाम दिया है सब पैकेज फोल्डर 1, और इसी तरह से मेरे पास एक और फोल्डर है सब पैकेज फोल्डर 2, और इसके बाद मेरे पास हैं 2 मॉड्यूल फाइल्स मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो मेरे पैकेज फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसी तरह से सब पैकेज फोल्डर 1 के अंदर भी मैं अपनी मॉड्यूल फाइल्स मेंशन कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मॉड्यूल 1 यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है और इधर भी एग्जिस्ट कर सकती है। हर फोल्डर के लेवल पे उसका अपना अपना नेम स्पेस है। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें तो हर लेवल पे मैंने यहाँ पे एक फाइल मेंशन करी हुई है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। नाउ ये जो फाइल है इसका एक अपना स्पेशल मीनिंग है। अगर मुझे पाइथन को बताना है कि ये एक पर्टिकुलर फोल्डर जो है ये मेरा पैकेज है तो उसके लिए मैं ये फाइल उस फोल्डर में मेंशन करूंगा। सो पाइथन जब फोल्डर्स को स्कैन करेगा और उसको जब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई फाइल मिलेगी तो पाइथन उस फोल्डर को एज अ पैकेज ट्रीट करेगा, और यही सेम कॉन्सेप्ट मेरे को यूज करना होता है मेरे सब पैकेजेस के अंदर। नाउ init.py का एक पर्पस और भी होता है। अगर मुझे कोई मॉड्यूल या कोई ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है या अवेलेबल कराना है उस एप्लीकेशन को जो इस पैकेज को यूज कर रही है तो वो भी मैं इस init.file के अंदर मेंशन कर सकता हूँ। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। और इस एग्जाम्पल में क्योंकि मैं बहुत सारी फाइल्स यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये फाइल्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला है मेरा main.py फाइल
जिसमें मैं एक पैकेज बनाया है जिसका नाम मैंने पैक रखा है। उसमें से मैं मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ जो मैंने स्टार से इंडिकेट किए हैं। और इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट है और फाइनली मैं dir फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे को इस फाइल का नेम स्पेस जो कि ग्लोबल नेम स्पेस है, उसमें जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्टिंग देगा। ना अब मैं आपको बताता हूँ इस पैकेज के बारे में। और मैंने ये जो पैक फ़ोल्डर बनाया है ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर है और ये पैक फ़ोल्डर उसी फ़ोल्डर में एग्ज़िस्ट करता है जिस फ़ोल्डर में मेरी main.py फाइल एग्ज़िस्ट करती है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक init.py फाइल है, 2 सब पैकेज फ़ोल्डर्स हैं और इन सब पैकेज फ़ोल्डर्स के अंदर भी मेरे पास init.py फाइल है और एक मॉड्यूल फाइल भी है। और इस पैक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 2 मॉड्यूल फाइल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ना एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मेरे पास हर फ़ोल्डर के अंदर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ini.py फाइल भी है। नाउ द पर्पस इज़ जब मैं पाइथन को बोलता हूँ कि किसी एक फ़ोल्डर या उसके सब फ़ोल्डर्स को पैकेज की तरह ट्रीट करे तो मैं उसके अंदर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ini.py फाइल मेंशन करता हूँ। जैसे ही पाइथन इन फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है तो पाइथन इन फ़ोल्डर्स को एज़ अ पैकेज या सब पैकेज की तरह ट्रीट करना शुरू करता है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि इन फाइल्स के अंदर कुछ डेटा भी हो, आप इनको ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ मॉड्यूल 1 का कंटेंट। सो इस फाइल में है मेरे पास 2 फंक्शंस और एक लिस्ट और लास्ट में मैं एक इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं dir फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ टू डिस्प्ले कि इस मॉड्यूल के अंदर मेरे पास कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली मेरे पास मॉड्यूल 2 है जिसमें मैंने लिस्ट 11, फंक्शन 11 एंड फंक्शन 22 जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और इस मॉड्यूल में भी मैं आखिरी में dir स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ टू चेक कि इस मॉड्यूल में कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और मॉड्यूल 3 भी कोई डिफरेंट नहीं है। ना अब मैं दोबारा आता हूँ मेन पे और मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल है और वो क्यों है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मेरे पास आया है वो है पैक इज गेटिंग इम्पोर्टेड। तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ी देर बाद रेफर करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये वाला स्टेटमेंट इम्पोर्टिंग मॉड्यूल 1 और ये मेरे पास है यहाँ से। और इसके बाद ये जो dir स्टेटमेंट प्रिंट हुई है इसमें जितने भी मेरे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब मेरे को पाइथन के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। और एंड में इफ यू सी मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फंक 1, फंक 2 और लिस्ट 1। सिमिलरली मेरे पास ये जो 2 अपडेट्स हैं इंपोर्टिंग मॉड्यूल और ये वाला, ये आया मेरे को मॉड्यूल 2 से। और यहाँ पे भी मेरे पास 3 फंक्शंस जो फंक 11, 22 एंड लिस्ट 11 जो है मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है। और आखिरी में यहाँ पे आया इंपोर्टेड पैकेजेस जो कि इस फाइल से एग्जीक्यूट हुआ है और ये वाला जो dir स्टेटमेंट है इसका आउटपुट है ये लास्ट लाइन। और ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 अवेलेबल हैं इस ग्लोबल नेम स्पेस में। नाउ द क्वेश्चन इज मैंने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 तो इंपोर्ट हुए हैं, मेरे पास मॉड्यूल 3 इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ? तो पहला पॉइंट, जब भी मैं ये स्टेटमेंट डालता फ्रॉम पैक इंपोर्ट स्टार, तो ये स्टार के लिए पाइथन जाता है इस पैक फोल्डर की ini.py के अंदर। और यहाँ पे पाइथन मेरे को एक वेरिएबल प्रोवाइड करता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल के नाम से जो कि एक लिस्ट है। और इस लिस्ट में मैं जो भी मॉड्यूल्स यहाँ मेंशन करता ये मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते हैं जब भी मैं इंपोर्ट स्टार वाली स्टेटमेंट डालता हूँ। अगर मैं इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल में मैं ये ब्लैंक कर दूंगा और ये वाला जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए मेरे पास सिर्फ ये 2 मॉड्यूल ही इंपोर्ट हुए हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। नाउ कमिंग टू द पैक 1 इज गेटिंग इंपोर्टेड, ये स्टेटमेंट मेरे पास इस init.py में से आई है। अगर मुझे मॉड्यूल 3 इंपोर्ट करना है तो वो मैं कहाँ मेंशन करूँ? तो पहली चीज़, ये जो मेरे पास पैक के फ़ोल्डर के अंदर जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर init फाइल है, यहाँ पे मैं मॉड्यूल 3 को मेंशन नहीं कर सकता। अगर मुझे मॉड्यूल 3 को भी इसी स्टाइल में इंपोर्ट करवाना है तो मुझे वो वाली स्टेटमेंट इधर देनी पड़ेगी जो मेरे पास सब पैकेज 1 का जो init फाइल है वहाँ पे। तो इस केस में मैंने एक्चुअली में यहाँ पे उसको ब्लैंक रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ तो जब मैं सब पैकेज के लिए इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट रन करूंगा तो ये वाला मॉड्यूल भी इंपोर्ट होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो अगर मैं यही स्टेटमेंट रन कर रहा हूं तो ये सिर्फ मेरे पैक फोल्डर के लिए वैलिड है। अब अगर मुझे सब पैकेज 1 में से मॉड्यूल 3 इंपोर्ट करना है तो मेरे को स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी
अब जब मैं ये स्टेटमेंट लिख के दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, अब जब ये आउटपुट आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल 1, 2 और 3 तीनों इम्पोर्टेड हैं और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये मॉड्यूल 3 में से आए हैं। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट करना है तो उस केस में मैं उसका पूरा पाथ या पूरी रेफरेंस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर मॉड्यूल 3 में से जो लिस्ट है वो इम्पोर्ट करनी है तो उस केस में मैं मेंशन करूंगा ना। ये स्टेटमेंट जो है ये मैं यूज कर रहा हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे इस ग्लोबल नेम स्पेस में मेरे को लेके आना है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है जो मेरे को ग्लोबल नेम स्पेस के ऑब्जेक्ट्स दिखा रही है, इन मॉड्यूल्स के अलावा इसने एंड में मुझे ये लिस्ट 13 भी दिखा दी है। सो इस तरह से हम यूज करते हैं पैकेजेस को अपने मॉड्यूल्स को अरेंज करने के लिए। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, जब भी मैं इंपोर्ट स्टार यूज करता हूं पैकेज के साथ तो जो भी एंट्रीज उस फोल्डर के अंदर ini.py के अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल लिस्ट में है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होंगी। और अगर वो लिस्ट ब्लैंक है तो इंपोर्ट स्टार कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेगा ना। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है तो मैं ये स्टेटमेंट यूज करूंगा। इस केस में मैं ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं। अगर मुझे ऐसे मान लीजिए मॉड्यूल 3 को इंपोर्ट करना है तो मैं वो स्टेटमेंट डाल सकता हूं ना। इस केस में ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे को मॉड्यूल 3 एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करेगी। मेरा सजेशन ये है कि हम जब भी इंपोर्ट करें हम ये स्टार स्टेटमेंट्स को एक्चुअली में अवॉइड करें। द रीजन बीइंग जब मैं ये एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट्स रखता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या मॉड्यूल्स मेरे करंट वर्क स्पेस में ऐड कर रहा हूं। चलिए इसी के साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। इस सेशन में मैंने जितनी भी फाइल्स यूज़ करी हैं वो सारी गिटहब पर अवेलेबल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको एक बार फिर से गो थ्रू करें और पढ़ें। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। अब मुझे पूरा यकीन है कि मॉड्यूल्स और पैकेजेस को लेके आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटरव्यू रिलेटेड है या प्रोजेक्ट रिलेटेड है, आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। ना आपकी इसी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का कोर्स लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री, वो भी हिंदी में। उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है। आप इसे जरूर चेक करें और अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलूंगा मैं आपसे एक बार फिर पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।